साथ जुड़े हो, बहुत सारी उम्मीदें आपकी हमारे साथ जुड़ी हुई है और मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरूं और आपको मैक्सिमम रिजल्ट देने की कोशिश करूं। तो देखो आज की हमारी हेडिंग है वो है डाइपोल मूवमेंट। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये हेडिंग हम पढ़ क्यों रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट की आवश्यकता ही क्या हुई। तो देखो कोई भी यौगिक ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, केमिस्ट्री में कोई भी यौगिक ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, इस चीज को डिसाइड करने के लिए, निर्धारित करने के लिए हमें यह टॉपिक पढ़ना पड़ता है। हम डाइपोल मूवमेंट पढ़ने के बाद ही किसी यौगिक को एग्जैक्टली यानी एकदम सही ध्रुवीय और अध्रुवीय निर्धारित कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन में बहुत सारे इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। पहले बात करते हैं कि ये म्यू है क्या, ये डाइपोल मूवमेंट है क्या, इसको म्यू द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला पॉइंट यही लिख लेते हैं कि इसे म्यू द्वारा नोट करते जाए, साथ साथ म्यू द्वारा निरूपित किया जाता है, किया जाता है। और साथ ही एक और पॉइंट बताता हूं, उसके बाद देखते हैं डाइपोल मूवमेंट है क्या। ये एक सदिश राशि है डाइपोल मूवमेंट, यानी म्यू क्या होती है बेटे, एक सदिश राशि है। प्यारे दोस्तों ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। सदिश राशियां कौन सी होती है, वे राशियां जिनका दिशा और परिमाण दोनों हो, ऐसी राशियां जिनकी दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उन राशियों को क्या कहा जाता है, सदिश राशि है। तो म्यू एक क्या होती है, सदिश राशि होती है। अब देखो ये म्यू वास्तव में है क्या। तो जब हम सहसंयोजक बंध पढ़ रहे थे और दो अलग अलग विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध जब बना था, दो अलग अलग विद्युत ऋणता वाले परमाणु, जैसे मान लो कि ए और बी के बीच में अगर कोई सहसंयोजक बंध बना था, तो हुआ क्या था, इन दोनों में से जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता क्या थी, कम थी, जिस परमाणु की विद्युत ऋणता कम थी, और किस परमाणु की थी, वह परमाणु जिसका आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, दोनों में से उस परमाणु की विद्युत ऋणता हमेशा क्या होती है, कम होती है, सॉरी ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसने क्या किया था, कम विद्युत ऋणी परमाणु, ये कम हो गया और वो कौन सा हो गया, ज्यादा वाला हो गया। तो उसने क्या किया था, चालाकियां की थी कम विद्युत ऋणी परमाणु के साथ, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या कर लिए थे, खींच लिए थे। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या कर लिए थे, खींच लिए थे। तो इसने क्या किया, बी ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या कर लिया, खींच लिया, जिसके कारण इस बी पर पार्शियल नेगेटिव उत्पन्न हो गया, यानी आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो गया, और इस पर बेचारे पर ए पर क्या उत्पन्न हो गया था, आंशिक धनावेश उत्पन्न हो गया था। अरे ज्यादा होशियार हुए जो खो चालाकी कर ले हुए, तो यो बी थोड़ा ज्यादा होशियार हो कौन की तुलना में, ए की तुलना में, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आपकी ओर खींच लिया। ठीक है, यहां तक की कहानियां तो फिर भी ठीक है। इससे हुआ क्या, इससे जो ये बंध था ना, सहसंयोजक बंध, कौन सा बंध, सहसंयोजक बंध, ये ध्रुवित हो गया था। सहसंयोजक बंध क्या हो गया था, ध्रुवित हो गया था। और इस प्रकार सहसंयोजक बंध का ध्रुवीकरण होना ही, इस प्रकार सहसंयोजक बंध का ध्रुवीकरण होना ही क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है, डाइपोल मूवमेंट कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि द्विध्रुव आघूर्ण है क्या। जब दो अलग अलग विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध बनता है, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को एक परमाणु जिसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती, ज्यादा होती है, उसके द्वारा खींच लिया जाता है, जिसके कारण बंध ध्रुवित हो जाता है, और इस प्रकार उत्पन्न ध्रुवणता ही क्या कहलाती है, द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मूवमेंट कहलाती है। ये इसकी बेसिक सी बात हुई। देखो बहुत ज्यादा हायर एंड एडवांस इस पे बातें की जाएगी, हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, आपकी उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरा जाएगा। अगर कोई मानवीय भूल हो जाती है लिखने में, तो आप एक अपना टीचर समझ के माफ कर देना। हाँ अगर कोई होती है, कोशिश करेंगे कि कोई भूल ना हो, लेकिन कई बार होता है कि हम बोलने में कुछ बोल जाते हैं और लिखने में कुछ लिख जाते हैं, और मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डाइपोल मूवमेंट कि क्या था। अब देखो डाइपोल मूवमेंट मिलेगा कहाँ, द्विध्रुव आघूर्ण चेक कहाँ करेंगे, किसी अणु में, क्योंकि दो परमाणुओं की बातें हो रही है ना, तो वहां अणु ही तो मिलेगा ना। अब तो
म्यू की दिशा क्या होनी, चलो म्यू को पहले बात तो दर्शाए कैसे जाए, तो लिख लेते हैं किसी भी अणु में म्यू को निम्नानुसार दर्शाया जाता है। तो देखो म्यू को दर्शाने का तरीका क्या होता है, एक तीर का निशान, एरो का निशान बनाते हैं और उस एरो के निशान को यूं काट देते हैं। ये म्यू को दर्शाने का तरीका होगा किसी भी अणु में। अब वो किस ओर से किस ओर होगा, वो किस ओर से किस ओर होगा, तो अगर हम चेक कर रहे हैं एटम टू एटम म्यू, परमाणु से सब चीजें उदाहरणों से क्लियर हो जाएगी। परमाणु से परमाणु के मध्य अगर हम म्यू चेक कर रहे हैं, परमाणु से, ये बेसिक है, इसको थोड़ा नोट कीजिए ताकि टॉपिक थोड़ा आसान हो जाए। परमाणु से परमाणु के मध्य अगर हम म्यू देखते हैं तो म्यू की दिशा हमेशा, मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा परमाणु से परमाणु के बीच में म्यू की जो दिशा होती है वो कम विद्युतऋणी परमाणु से अधिक विद्युतऋणी परमाणु की ओर ही होती है। किस ओर होगी, कम विद्युतऋणी परमाणु से अधिक विद्युतऋणी परमाणु की ओर। जैसे कोई एग्जांपल ले, या सीधा जैसे मान लिया मैंने ए और बी मान लिया, अगर मैं मान लूं कि इस बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, विद्युत ऋणता ज्यादा है, और मान लूं कि ए की विद्युत ऋणता क्या है, कम है, मान रहे हैं बस, होने को यह भी हो सकता है ए की विद्युत ऋणता ज्यादा हो जाए। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा हुआ, ए और बी में से बी की विद्युत ऋणता अगर ज्यादा हुई, तो म्यू का डायरेक्शन कौन सा रहेगा, डायरेक्शन ऑफ म्यू किधर रहेगा, कम विद्युत ऋणी परमाणु से हमेशा किस ओर रहेगा, ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु की ओर ही रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो HCl अणु है, HCl। अब अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि इसमें म्यू की दिशा क्या होनी चाहिए, तो म्यू की दिशा क्या होनी चाहिए, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है इसमें, क्लोरीन, और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है इसमें, हाइड्रोजन। तो म्यू की दिशा मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा किस ओर रहेगी, H से क्लोरीन की ओर ही रहेगी। आ रहा समझ में। अब हो सकता है किसी बच्चे को ये दिक्कत हो रही हो कि सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सी बला का नाम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आपके इसी चैनल पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, डाला हुआ है इसी पार्ट में, इसी लेसन में, केमिकल बॉन्डिंग में ही एक टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और देखो सबसे बेटर तरीका तो ये है कि आपको अगर केमिकल बॉन्डिंग को क्लियर करना है तो आप मेरे शुरू के वीडियो नंबर 1 से लेके चलो और भी कंटिन्यू चलो, हर रोज एक एक वीडियो को क्लियर करते जाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वीडियो स्किप मत करो, आपको अगर कोई चीज आती है तो आप वीडियो को स्किप कर लीजिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि धीमा पढ़ा रहे हैं तो आप अपने जो भी फोन वगैरह है या लैपटॉप में, आप जहां कहीं भी मेरे को देख रहे हो, वहां आप क्या कर सकते हो, इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि आज इतने मतलब आप 11th 12th या फिर नीट IIT की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये कॉमन सेंस की सी बात होती है। ये म्यू की दिशा होगी, ये परमाणु से परमाणु के बीच में होगी। और अगर कभी भी आपको म्यू की दिशा चेक करनी पड़े लोन पेयर और परमाणु के बीच में, तो एटम टू एटम तो ये हुई, एटम टू एटम नंबर पल्ला पे लिखिया कि धीरे धीरे से ले जा। एटम से एटम में म्यू की दिशा कौन सी होगी, हमेशा लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई की ओर होगी। और अगर कभी भी एटम टू लोन पेयर देखना हो, यानी परमाणु से लोन पेयर में म्यू की दिशा,
अब फिर टॉपिक आ गया है लोन पेयर क्या है। देखो यहाँ इस चैनल पर, आपके अपने इस चैनल पर जुड़ने का आपको एक ही फायदा है, जो भी नाम आएगा उसका आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा। जो भी नाम आएगा, जहां कहीं भी मेरे को लगेगा कि यहाँ डाउट क्रिएट हो रही है, मैं सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा उसका। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की पहचान कैसे की जाती है, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है, वहां जाके आप देख सकते हो कि लोन पेयर क्या होता है। यहाँ हम सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहे हैं कि जैसे मान लो कोई एटम है ए और इस पर कोई लोन पेयर लगा हुआ है जैसे ऐसे, तो अब अगर हम म्यू का डायरेक्शन देखें तो क्या लोन पेयर से एटम की ओर होगा या फिर एटम से लोन पेयर की होगा, तो हमेशा म्यू का डायरेक्शन आउटर ऑफ एटम होता है, परमाणु से बाहर की ओर ही होता है, मतलब परमाणु से लोन पेयर की ओर ही आपको क्या मिलना है, म्यू का डायरेक्शन रखना है, अदरवाइज तो क्वेश्चन गलत हो ही जाने हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि म्यू का डायरेक्शन कैसे, एटम टू एटम अगर हम देख रहे हैं तो फिर म्यू का डायरेक्शन लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर हम परमाणु से किस ओर देख रहे हैं, लोन पेयर की ओर देख रहे हैं, तो फिर म्यू का डायरेक्शन कहाँ होता है, परमाणु से लोन पेयर की ओर होता है। अब बात आती है कि म्यू निकाला कैसे जाए, हालांकि आपको म्यू निकालना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हम देख लेते हैं कि म्यू ज्ञात कैसे किया जाता है, म्यू का मात्रक क्या है, और उसके बाद में हम कंपाउंडों को पोलर और नॉन पोलर डिसाइड कर ही लेंगे। तो देखो, अगर म्यू आपको ज्ञात करना हो तो म्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला म्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो d इंटू क्यू होता है। म्यू ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, d इंटू क्यू होता है। म्यू इज इक्वल टू d इंटू क्यू होता है। अब देखो d क्या है और क्यू क्या है, जहां d क्या है, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी है, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी, इसको हम क्या कहेंगे, d कहेंगे। अब सवाल ये उठता है, सर ये बीच की दूरी कैसे निकालें, तो भाई साहब बीच की दूरी हम निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, दोनों परमाणुओं की नाभिकों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ से, बंध लंबाई से, और बंध लंबाई पर एक सेपरेट टॉपिक करवाया हुआ है, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्यों क्या है, किसी भी एक परमाणु पर उपस्थित आवेश है, क्यों क्या है, किसी भी एक परमाणु पर उपस्थित आवेश है। ठीक है, तो ऐसे म्यू को ज्ञात किया जा सकता है। और म्यू का मात्रक क्या होता है, म्यू का मात्रक क्या होता है, म्यू का मात्रक होता है डी बाई, म्यू का मात्रक क्या होता है बेटे, डी बाई होता है। तो म्यू का मात्रक क्या होता है, डी बाई होता है। देखो ये नॉर्मल सी चीजें हुई है कि म्यू ज्ञात कैसे किया जा सकता है। अब हम अपने टॉपिक के मेन पॉइंट की ओर गमन करते हैं। नंबर पन्ना, देखो कब यौगिक ध्रुवीय होगा और कब यौगिक अध्रुवीय होगा, उस पॉइंट पे बातें कर लेते हैं। अगर किसी भी यौगिक के, किसी भी अणु या यौगिक के लिए, अणु या यौगिक का ध्रुवीय या अध्रुवीय होना, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी यौगिक ध्रुवीय है या अध्रुवीय। देखो इसका पता लगाने के लिए हमारे पास में ऑप्शन है। अगर किसी भी अणु के लिए म्यू टोटल म्यू का योग, यानी कुल म्यू का योग, म्यू यानी कुल अणु के लिए कुल द्विध्रुव आघूर्ण बराबर है 0 आ जाता है। जब ऐसा हो जाए कि कुल द्विध्रुव आघूर्ण हम निकालेंगे
तो वो कितना आ जाता है, शून्य आ जाता है। वो कैसे शून्य आता है या नहीं आता है वो जस्ट आगे की बातें होगी कि म्यू का अगर वैल्यू कुल कितनी आ जाए, शून्य आ जाए, यानी म्यू नेट इक्वल टू 0 हो तो कंपाउंड नॉन पोलर होगा, तो अणु अध्रुवीय होगा। ये बड़ी काम की चीज है, इनके बिना तो म्यू चलना ही नहीं है। तो अणु कैसा हो जाएगा, अध्रुवीय होगा। तो म्यू नेट इक्वल टू 0, कंपाउंड विल बी नॉन पोलर। अगर हमारे पास में कुल मेट म्यू नेट, इसको देखो समझो आप, जैसे मैंने ऐसे करवाया कि BF3 करवाया, देखो BF3 आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। CO2 लेते हैं, जैसे हमने CO2 किया। अब देखो इस चीज को कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है एज कंपेयर टू कार्बन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, पॉइंट टू पॉइंट मैच कराते जाओ, बड़ा आसान टॉपिक है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो इन दोनों परमाणुओं के बीच में, इन दोनों परमाणुओं के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में म्यू का डायरेक्शन क्या होगा, म्यू का डायरेक्शन ये होगा। और इन दोनों परमाणुओं के बीच में म्यू का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है। अब थोड़ा सा माइंड लगाने वाली बात है कि यहां कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है और यहां भी डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है और यहां भी डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है। तो दिमाग लगाओ, इस कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जितना ये ऑक्सीजन खींच रहा है उतना ही तो ये ऑक्सीजन खींच रहा है ना। तो जितना म्यू ये क्रिएट कर रहा है, जितना द्विध्रुव आघूर्ण ये क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, उतना ही तो ये बना रहा है। तो दोनों म्यू की वैल्यू इक्वल है। जैसे मान लो कि ये मान अगर 2 म्यू हुआ है तो डेफिनेटली ये मान भी कितना हुआ है, 2 म्यू हुआ है। लेकिन देखो दोनों म्यू की दिशा, एक म्यू की दिशा ये है और एक म्यू की दिशा ये है। तो इनमें से कोई एक मान किस में रखा जाएगा, नेगेटिव रखा जाएगा। एक मान को हम किस में रख लेंगे, पॉजिटिव, और एक को किस में रख लेंगे, नेगेटिव। अरे मैथ में हम करते हैं ना कि जैसे मान लो ये कोई अक्ष है, अब इससे अगर इस ओर जाते हैं तो हम मान को माइनस में ले लेते हैं, और इस ओर जाते हैं तो मान को किस में लेते हैं, प्लस में। ऐसे ही सोचो, देखो इस पॉइंट से इस ओर आते हैं तो एक मान इसको माइनस ले लेंगे और उसको प्लस। तो ये हुआ -2 म्यू प्लस 2 म्यू। अब बताओ इनका योग कितना होगा, 0 होगा। इस प्रकार अगर किसी भी कंपाउंड के लिए कुल म्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अध्रुवीय हो जाएगा। यौगिक या अणु कैसा हो जाएगा, अध्रुवीय हो जाएगा। आया होगा समझ में, आई होप। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कब म्यू यानी कब कंपाउंड अध्रुवीय होता है। ये अध्रुवीय हो गया। अब देखते हैं कब कंपाउंड ध्रुवीय होता है। यदि जब कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना हो, शून्य नहीं हो, प्राप्त नहीं होता है, तो क्या रहेगा, पक्का 100% क्या रहेगा, फिर वो ध्रुवीय रहेगा। कम कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय। बात क्या हुई, म्यू नेट यानी नेट म्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर शून्य प्राप्त नहीं होता है तो फिर कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको भी मैं एग्जांपल लेके समझा ही देता हूं, अगर आ ही गए यहां तक तो। जैसे हम बोल देते हैं, यहां लेते हैं इसका एग्जांपल, चलो यहां दिख रहा होगा, यहां ले लेते हैं हमें। जैसे मान लो मैंने लिया CH और Cl3, क्लोरोफॉर्म लिया। अगर हमने क्लोरोफॉर्म लिया, यहां लेते हैं, क्लोरोफॉर्म ले लिया CHCl3, तो उसको ऐसे लिखेंगे,
अब दिमाग लगाना कि यहां से इस म्यू का डायरेक्शन क्लोरीन की ओर, यहां से इस म्यू का डायरेक्शन क्लोरीन की ओर, यहां से इस म्यू का डायरेक्शन क्लोरीन की ओर। देखो म्यू अगर पढ़ना है, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आनी चाहिए। बिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के म्यू नहीं हो सकता है। और यहां से देखो कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की तुलना में थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो म्यू की दिशा ये हो गई। ठीक है, अब दिमाग लगाओ, इधर क्लोरीन लटका हुआ है, इधर क्लोरीन लटका हुआ है, जितना ये क्लोरीन खींचेगा उतना ये खींचेगा, तो इस म्यू से ये म्यू कैंसिल, ये दोनों म्यू आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। लेकिन उन दोनों म्यू की दिशा देखो, वो दोनों म्यू एक ही दिशा में जा रहे हैं ऐसे, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ मान इसका होगा और कुछ ना कुछ मान इसका होगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। अब ये दोनों तो जीरो हो गए, लेकिन ये दोनों कितने नहीं हो रहे हैं, जीरो नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहां म्यू नेट जीरो तो नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर ऐसा हुआ तो कंपाउंड कैसा रहेगा, पोलर रहेगा। कंपाउंड कैसा रहेगा, पोलर रहेगा। यह बात हुई किसी कंपाउंड को पोलर और नॉन पोलर करने की। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं कि कौन से परमाणु, कौन से अणु होते हैं वो पोलर होते हैं और कौन से अणु होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ला 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 के दिल परदेसी हो गया। इधर देखो, यहां से हम एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कुछ पॉइंट, ये पॉइंट ही इसमें आत्मा है। म्यू की पॉइंट, जो पॉइंट है ना, यही इस टॉपिक की आत्मा है, यही इसकी रीड है। और म्यू एक ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री की रीड है। म्यू एक ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री की रीड है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर कोई भी द्विपरमाणुविक अणु हो, सभी द्विपरमाणुविक अणु, सभी द्विपरमाणुविक अणु हमेशा अध्रुवीय होते हैं। कोई भी द्विपरमाणुविक अणु अगर आ जाए तो वो हमेशा कैसा होता है, अध्रुवीय होते हैं। क्यों होते हैं, अब ये आपको बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका म्यू नेट कितना होता होगा, जीरो होता होगा। वहां म्यू उत्पन्न ही नहीं होता है। देखो अभी मैं स्पष्ट करूंगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, नोट करते जाओ। अगर आपने ढंग से इस टॉपिक को बिना स्किप किए देख लिया है तो मैं गारंटी देता हूं कि कंपाउंड को ध्रुवीय और अध्रुवीय करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो कभी नहीं होगी। तो देखो मैंने कहा Cl2, द्विपरमाणुविक अणु का मतलब होता है दो परमाणु एक साथ है, एक समान दो परमाणु क्या होते हैं, एक साथ। समद्विपरमाणुविक की बात करते हैं, सॉरी, सभी समद्विपरमाणुविक, सभी कौन से, समद्विपरमाणुविक अणु, सभी कौन से, समद्विपरमाणुविक अणु होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा अध्रुवीय होते हैं, क्योंकि उनका म्यू उत्पन्न ही नहीं होता है। जैसे Cl2 लिया, अब खुद से दिमाग लगाओ यार कि Cl और Cl म्यू उत्पन्न होता कब है, जब दोनों एटम अलग अलग हो, जब दोनों एटम क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यहां तो दोनों एटम ही समान है, तो म्यू की बातें ही नहीं होगी ना, तो म्यू वैसे ही उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो म्यू कितना हो गया, जीरो। अरे ना ये क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, ना ये क्लोरीन। पड़ोस में बराबर वालों बैठे भैया, पड़ोस में क्या है, बराबर वाला है। लठ मारूंगा इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो, लठ मारेगा इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो, जूता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो, क्यों, क्योंकि बराबर का है। तो यहाँ म्यू उत्पन्न होने की संभावनाएं नहीं है। तो ये कंपाउंड हमेशा, ये अणु हमेशा कैसा रहेगा, ये मॉलिक्यूल हमेशा कैसा रहेगा, अध्रुवीय रहेगा। इसी प्रकार देखो O2, F2, F2 की जगह मैं सीधा लिख देता हूं X2, X2 की जगह कौन है, F2, Cl2, Br2 और I2। और तो कौन सा बच गया, जैसे N2। जो भी द्विपरमाणुविक अणु होते हैं वो समद्विपरमाणुविक अणु होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, नॉन पोलर ही होते हैं। नोट कर लो, इसको मिटा रहा हूं, उसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखते हैं। मिटा दूं, चलो जी। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल मिटाइए, केवल लाइन लिखी हुई है। अब भी पॉइंट नंबर
दो क्या है, बस इन पॉइंटों को ध्यान में रखो। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सभी ए बी प्रकार के यौगिक, सभी ए बी प्रकार के यौगिक अध्रुवीय होते हैं। सभी ए बी प्रकार के यौगिक क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। अब वो क्यों होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। सभी ए बी प्रकार के यौगिक कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, देखो जैसे मैंने लिखा ए और बी, अब मैं ए की जगह ले लेता हूं H और बी की ले लेता हूं Cl। तो होता क्या है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल नहीं होती है, क्योंकि इन दोनों का परमाणु आकार भी क्या नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इनमें से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जैसे मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसके कारण ध्रुवीकरण हो जाएगा कंपाउंड का। ठीक है। अब अगर इसके इधर कोई और जुड़ा हुआ होता ना, जैसे यहां और होता कोई भी, तब तो मान लेते कि यहां से ये भी खींचता और ये भी खींचता और दोनों सामान्य होते, तो हो सकता था म्यू जीरो हो जाए। लेकिन जो कंडीशन अभी लगी हुई है उसमें तो म्यू जीरो होने का सवाल ही नहीं है, यहाँ इसको कोई कैंसिल करने वाला नहीं है। तो सभी ए बी प्रकार के यौगिक होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, ध्रुवीय ही होते हैं। अब देखो ए बी प्रकार के यौगिकों में जैसे HCl, HF, HBr, HI, ये सभी यौगिक हमेशा कैसे मिलेंगे आपको, ध्रुवीय ही मिलेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं नंबर 3, सभी Ab2 टाइप के यौगिक, सभी Ab2 प्रकार के यौगिक अध्रुवीय होते हैं। एक शर्त है यहां भी, अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। कब, Ca के पास, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। यदि Ca के पास सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु, अब देखो ये फिर बला आ गई है कि ये केंद्रीय परमाणु क्या होता है, तो इसका भी आपको सेपरेट टॉपिक मिलेगा कि Ca की पहचान कैसे की जाती है आपके अपने इसी चैनल पर। ठीक है। तो यदि Ca होता है उसके पास में क्या नहीं होता है, लोन पेयर नहीं होता है। Lp नहीं होने पर, यह शर्त है, सेंट्रल एटम के पास में क्या नहीं होना चाहिए, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो सभी ए बी प्रकार के यौगिक क्या हो जाते हैं, अध्रुवीय हो जाते हैं। और अगर सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर हुआ तो फिर यौगिक क्या हो जाएंगे, ध्रुवीय। देखो दो में से काम एक कर लो, चाहे तो यौगिकों को ध्रुवीय डिसाइड कर दो और चाहे यौगिकों को अध्रुवीय डिसाइड कर दो। जो भी एक कर लोगे, अगर ध्रुवीय कर दिए हैं तो पीछे बच्चे वो कौन से हो जाएंगे, अध्रुवीय बच जाएंगे। और अगर हमने ध्रुवीय डिसाइड कर लिए हैं तो यौगिक कौन से बच जाएंगे, अध्रुवीय। और अगर अध्रुवीय डिसाइड कर लिए तो पीछे कौन से बच जाएंगे, ध्रुवीय बच जाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा BeCl2, ये कंपाउंड कैसा होगा। तो पहले तो देखो Be के पास में लोन पेयर है क्या, तो बेरिलियम आता कितने नंबर पे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम 4 नंबर पे आता है। और उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 उसने बंद बनाने में काम में ले लिए। तो BeCl2 की संरचना ये होगी, 3D में दोनों क्लोरीन ऐसे अरेंज होंगे। अब देखो 3D में ये दोनों क्लोरीन ऐसे ही अरेंज क्यों है, ये ऐसे अरेंज क्यों नहीं हो गए, ऐसे क्यों नहीं हो गए। तो ये हम पढ़ेंगे VSEPR, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, एक टॉपिक होगा। उसमें हम देखेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनके रिपल्सन का क्रम अलग अलग होता है, उनके प्रतिकर्षण का क्रम अलग अलग होता है। और कोई भी परमाणु होता है, किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु होते हैं, वो 3D में, ये सभी चीजें कौन सी होती है, 3D होती है। तो एक दूसरे से मिनिमम रिपल्सन पर रहना चाहती है, न्यूनतम प्रतिकर्षण पर रहना चाहते हैं। और न्यूनतम प्रतिकर्षण तभी हो सकता है जब वो अधिकतम बॉन्ड पर आ जाए। तो देखो यहां अधिकतम बॉन्ड यही प्राप्त हो रहा है 180 डिग्री,
ठीक है, इसलिए ये दोनों ऐसे ही मिलने वाले। अब आप खुद से माइंड लगाओ, इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब खुद से दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि इनमें से इसका म्यू जितना होगा उतना ही म्यू किसका होगा, इसका होगा। तो जितना म्यू ये क्लोरीन उत्पन्न कर रहा है उतना ही तो ये कर रहा है, और दोनों म्यू का डायरेक्शन देखो अलग अलग है। म्यू का डायरेक्शन अलग अलग जरूर है, लेकिन म्यू की क्वांटिटी इक्वल है, म्यू की मात्रा क्या है, इक्वल है। फर्क इतना है कि एक म्यू को माइनस में लेंगे, जैसे ये अगर -1 है तो फिर ये भी कितना है, +1 है, बस फर्क इतना है। एक मान को माइनस में लेके चलेंगे और दूसरे मान को प्लस में। अब बताओ +1 और -1 को जोड़ा जाए तो म्यू नेट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। म्यू नेट कितना हो जाता है, 0 हो ही जाता है। तो इस प्रकार के जो भी यौगिक होंगे वो किस में आ जाएंगे, अध्रुवीय में आ जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एथाइन का एग्जांपल ले लेता हूं। C ट्रिपल बॉन्ड, कंपाउंड सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब बताओ दोनों ओर देखो, इसको आप ए मान लो, दोनों ओर समान एटम जुड़े हुए हैं तो इसका भी म्यू कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जो दो फेमस एग्जांपल ये उतार लो दोनों, उसका भी म्यू नेट कितना हो जाएगा, 0 हो ही जाएगा। देखो एक फेमस एग्जांपल और लेते हैं, मैं कहूं SO2 वह CO2 में से कौन ध्रुवीय कौन अध्रुवीय। अब देखो बच्चे को यहां दिक्कत होगी, ये भी सर Ab2 टाइप का कंपाउंड है, इसको A मान लिया और ये B2 है, और ये भी Ab2 टाइप का कंपाउंड है, इसको A मान लिया और दोनों ऑक्सीजन को B मान लिया। तो या तो दोनों पोलर होने चाहिए या फिर दोनों क्या होने चाहिए, नॉन पोलर होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से एक कंपाउंड पोलर निकलेगा और दूसरा कौन सा निकलेगा, नॉन पोलर। अब यहाँ लोन पेयर की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन के बाहरी कोश में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सेंट्रल एटम कार्बन ही तो है ना, तो बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसने 4 बंद बना लिए, तो उसके पास में कोई भी लोन पेयर नाम की चीज बची नहीं है। ठीक है भाई साहब, म्यू तभी समझ में आएगा जब आप लोन पेयर का टॉपिक पढ़ के आओगे, और वो टॉपिक यहाँ इसी चैनल पर मिल जाएगा। अब ये होता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, म्यू का डायरेक्शन है इसमें। म्यू का डायरेक्शन कार्बन से ऑक्सीजन की ओर और कार्बन से ऑक्सीजन की ओर। अब देखो जितना म्यू ये उत्पन्न करेगा उतना ही म्यू ये उत्पन्न करेगा, लेकिन दोनों एंटी डायरेक्शन में, दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए ये म्यू है वो इस म्यू से, यहाँ वाला म्यू है वो यहाँ वाले म्यू से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और म्यू नेट इसका भी कितना आ जाएगा, टोटल म्यू कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो ये कंपाउंड भी म्यू नेट कितना आ रहा है, म्यू नेट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो कंपाउंड कैसा हो गया है, नॉन पोलर हो गए। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं SO2 की। SO2 में एक लोचा है, एक लोचा है SO2 में। इधर देखो ये सल्फर। अब SO2 की संरचना ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती। SO2 की जो रियल स्ट्रक्चर होती है, मैं उसको मिटा रहा हूँ, उसको आप उतार लीजिए। SO2 की या यहाँ बना देता हूँ, SO2 की जो रियल स्ट्रक्चर होती है ना, वो बेटे यूं होती है। इसके पीछे रीजन है, सल्फर के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। 4 इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने में काम में ले लिए, लेकिन अब भी इसके पास में एक लोन पेयर बच रहा है। तो देखो जब ये पहले ऐसे थे, 2 होते तो ऐसे होते, लेकिन इस लोन पेयर ने यहाँ से क्या किया, इनको रिपल किया। देखो रिपल्सन का क्रम क्या होता है, लोन पेयर टू लोन पेयर, लोन पेयर से लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। इसका कारण बताऊंगा मैं VSEPR में। और फिर लोन पेयर से बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, और सबसे बेचारा मेरी तरह बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। ठीक है, अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपको आने चाहिए, इतनी उम्मीद मैं करता हूं। अब सुनो, यहां क्या है, ये बॉन्ड पेयर है और ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है, और ये क्या है, लोन पेयर है। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा, वो बॉन्ड पेयर रिपल्सन से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये इसको ज्यादा रिपल करेगा और नीचे धकेल देगा। और ये भी बॉन्ड पेयर और
लोन पेयर का रिपल्सन है तो ये भी ज्यादा रिपल करेगा और धकेल देगा। हालांकि रिपल्सन यहां भी है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का, रिपल्सन इन दोनों के बीच में भी हो रहा है, लेकिन ये इनके तुलना में क्या है, कम है, क्योंकि बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होता है। तो ये कंपाउंड इस तरीके से अरेंज हो जाता है। अब देखो हुआ क्या, इस म्यू की दिशा देखो, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये म्यू की दिशा। और ये देखो एटम है, परमाणु से लोन पेयर में म्यू की दिशा क्या होती है, अभी अभी बताया था पीछे, परमाणु में यानी अणु में परमाणु से लोन पेयर में अगर म्यू देखा जाए तो हमेशा दिशा कौन सी होती है, आउटर ऑफ एटम ही होती है। अब देखो क्या आपको लग रहा है ये तीनों म्यू कैंसिल हो रहे, नहीं हो रहे, ये तीनों म्यू कैंसिल नहीं हो रहे। हाँ अगर हो जाते, एक शर्त पे हो जाते, अगर यहाँ ऑक्सीजन होता, SO3 होता ना अगर, तो SO3 नॉन पोलर हो जाता, ठीक है, वो मैं बताऊंगा जस्ट अगले टॉपिक में। तो ये म्यू कितना नहीं हो पा रहा है, 0, क्योंकि देखो इस म्यू की दिशा अलग है, इस म्यू की अलग है, इस म्यू की अलग है, तो ये म्यू तो 0 हो ही नहीं सकता है। तो SO2 कंपाउंड जो था वो कैसा था, पोलर था, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, और शर्त यही थी सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक कि AB2 टाइप के कंपाउंड भी क्लियर हुई। अब चलते हैं AB3 टाइप के कंपाउंडों के पास। अब मिटाता हूं ऊपर वालों को। AB3 प्रकार के यौगिक, AB3 प्रकार के यौगिक नंबर 4, शर्त वही है, Ca के पास Lp नहीं होने पर, लोन पेयर नहीं होने पर, देखो टॉपिक लंबा जा रहा है लेकिन हर बात डिटेल में करेंगे, दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। Ca के पास लोन पेयर नहीं होने पर ये कंपाउंड कैसे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। ये कंपाउंड कैसे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। जैसे देखो ये A है, ये B है, ये B है और ये B है। अब देखो तीनों एटम, इससे ज्यादा तो इनको कोई बॉन्ड एंगल मिल ही नहीं रहा है। ये बॉन्ड एंगल कितना हुआ 120, ये बॉन्ड एंगल कितना हुआ 120, और ये बॉन्ड एंगल कितना हुआ 120। परमाणु होते हैं वो अपने आप को हमेशा अधिकतम बंध पर या न्यूनतम रिपल्सन पर अरेंज कर ही लेते हैं किसी यौगिक में, उसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है, वो अपने आप परमाणु करते हैं। बस उसके लिए हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि हम किताबों में ड्रॉ कैसे करें। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन का पता होना चाहिए, जो VSEPR वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता आबंध, हिंदी में नहीं पता है, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो भी है, संयोजकता आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत, ऐसा कुछ जो भी है, ठीक है ना। वो टॉपिक जब भी आगे आएगा, मतलब शायद नेक्स्ट क्लास उसी की हो। तो अब देखो इसमें क्या हो जाता है, जैसे ये A, ये B, इसको ढंग से देखना, ये B और ये B। अब सवाल ये उठता है कि म्यू 0 हो रहा होगा तभी तो कंपाउंड कैसा हो रहा है, अध्रुवीय हो रहा होगा, और यहां तो किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा है कि इनका म्यू 0 हो रहा है भाई साहब, इसका म्यू 0। मैं इसे मान लूं कि ये एक इसमें रेखा खींच लिए। अब देखो ये टोटल एंगल कितना था 90 था, तो ये टोटल एंगल कितना बचा 30, ठीक है, ये एंगल कितना बचा 30। अब इस एंगल का इस ओर, ठीक है, म्यू का कंपोनेंट जो होगा वो होगा cos 30, यहां म्यू का कंपोनेंट हुआ वो कितना हुआ cos 30, और इसका इधर की ओर cos 30, ये म्यू का कंपोनेंट हो गया। तो cos 30 इधर और cos 30 उधर, तो ये म्यू तो क्या हो रहा है 0। अब इस एंगल का इधर म्यू का कंपोनेंट, तो देखो इसको एक लाइन और खींच लेते, तो यहां हुआ sin 30, और यहां भी क्या हुआ sin 30। अब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2,
तो यहाँ हुआ 1/2 म्यू और यहाँ हुआ 1/2 म्यू। तो 1/2 म्यू और 1/2 म्यू, टोटल म्यू कितना हुआ 1 म्यू। टोटल म्यू कितना हो गया 1 म्यू। अब देखो 1 म्यू नीचे और 1 म्यू कहाँ है ऊपर है, तो यहाँ भी कितना है 1 म्यू और यहाँ भी कितना है नीचे की ओर 1 म्यू। तो 1 म्यू का डायरेक्शन ये है और 1 म्यू का डायरेक्शन ये है। अगर मैं मान लूँ एक शर्त पर कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रही होगी किससे, एस से, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसल और ये दोनों आपस में कैंसल, तो म्यू नेट इक्वल कितना आ गया, कितना आ गया 0 आ गया। और अगर म्यू नेट इक्वल टू 0 आ जाता है तो यौगिक कैसा हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है, पोलर सॉरी एपोलर नॉन पोलर हो जाता है। म्यू नेट 0 आता है तो कंपाउंड होता है, वांट टू बी सॉरी कि म्यू नेट 0 आ जाता है तो कंपाउंड कैसा हो जाता है, अध्रुवीय हो जाता है। कैसा हो जाता है, अध्रुवीय, नॉन पोलर हो जाता है। आपके वहां बारिश हो रही है, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं आपके वहां बारिश हो रही है, हमारे यहाँ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और जिसके कारण थोड़ी उमस है और उसी कारण से पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे बच्चों के लिए करेंगे हम इतनी मेहनत और, ठीक है। ये अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ये म्यू 0 कैसे हुआ वो बता दिए, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। बॉयफ्रेंड 3 BF3, बॉयफ्रेंड 3, हाँ एक कथा 3, बॉयफ्रेंड 3 और BBr3, BCl3 और BI3, ये सब के सब कंपाउंड कैसे हो गए, नॉन पोलर हो गए। ऐसे देखो SO3, ये भी AB3 टाइप का कंपाउंड ही है, तो ये सब के सब कंपाउंड कौन से हो गए, नॉन पोलर हो ही गए हैं, क्योंकि ये AB3 टाइप का कंपाउंड है। और चेक कर लो इनमें से किसी के भी सेंट्रल एटम के पास में क्या नहीं बच रहा है, लोन पेयर नहीं बच रहा है। किसी को डाउट हो कि सल्फर के पास में तो बच रहा होगा तो चेक कर लो, नहीं बच रहा है। ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये म्यू का डायरेक्शन, ये म्यू का डायरेक्शन। अब देखो ये तीनों म्यू इक्वल हो ही जाते हैं, 0 हो ही जाते हैं, जो हमने अभी करके देखा है। और इतना ज़्यादा आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि क्यों 0 हो गया, बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो सीधा याद रखना है। ये भी 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं, नॉन पोलर होते हैं कब, जब लोन पेयर नहीं होता है, जब लोन पेयर नहीं होता है। अब चलते हैं AB4 टाइप के कंपाउंड। अब आज डिस्को वाले किसको कोई देसी गीत बजानी। AB4 टाइप के कंपाउंड नंबर 5, AB4 टाइप के कंपाउंड होते हैं, वो भी नॉन पोलर होते हैं एक ही कंडीशन में। AB4 प्रकार के यौगिक नोट करते जाना, टॉपिक बड़ा मस्त है, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। CA के पास में लोन पेयर क्या होना चाहिए, CA के पास में लोन पेयर एब्सेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखो अपवादों की बात करेंगे हम, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है CA, टुन 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 तारा सुना है तुझको जाने वाले आगे 10 है पीछे 12, ठीक है। CA के पास में लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हुई और कंपाउंड किस प्रकार का, AB4 प्रकार का है, तो वो अध्रुवीय ही होगा और हमेशा होगा, अध्रुवीय ही होगा। लोन पेयर नहीं होना चाहिए सेंट्रल एटम के पास में। अब वो कैसे होगा, जैसे देखो हमने लिखा CCl4, CCl4, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। जैसे हमने लिखा CH4, जैसे हमने लिखा CBr4, आ रहा है समझ में। ये कंपाउंड मैंने लिख के दे दिए। अब देखो जैसे इसको खोलते हैं, ये कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब देखो बताओ कार्बन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी, विद्युत ऋण ज़्यादा किसकी, क्लोरीन की। तो इस म्यू का डायरेक्शन ये, इस म्यू का डायरेक्शन ये, इस म्यू का डायरेक्शन ये और इस म्यू का डायरेक्शन ये। बताओ खुद से चेक करो, जितना म्यू ये उतना म्यू ये, दोनों एक दूसरे के विपरीत म्यू 0, जितना म्यू ये उतना म्यू ये, दोनों के एक दूसरे के विपरीत म्यू 0। टोटल म्यू कितना हुआ 0। और अगर म्यू 0 हुआ तो कंपाउंड कैसा हो गया बेटे, अध्रुवीय। म्यू 0 हुआ तो कंपाउंड कैसा हो गया, अध्रुवीय।
आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि हल्का ये टॉपिक इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डीपली बातें की भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नॉलेज होना चाहिए। चलो मैं एक और कंपाउंड जैसे CHCl3, देखो CHCl3 जीरो क्यों नहीं हुआ, पोलर क्यों हुआ? CHCl3 अभी पीछे किया था ना, पोलर क्यों हुआ? क्योंकि भाई साहब ये A इसको B मानू, इसको कार्बन को A मानू, इसको B, और ये C3 टाइप का यौगिक है, ये AB4 प्रकार का यौगिक नहीं है। हम बातें किसकी कर रहे हैं? AB4 प्रकार के यौगिकों की कर रहे हैं। तो ये म्यू क्या इतना जीरो नहीं हो रहा था, और यहाँ म्यू क्या हो गया? जीरो हो गया। बात करते हैं AB5 प्रकार के कंपाउंडों की। AB5 प्रकार के यौगिक भी कंडीशन शर्त वही है भाई साहब। AB5 प्रकार के यौगिक होते हैं Ca के पास लोन पेयर नहीं होने पर नॉन पोलर ही होंगे। कैसे होंगे? नॉन पोलर ही होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया PCl5, एग्जांपल लिया PCl5। अब देखो इसको, देखो ये शून्य कैसे हुआ, इसका म्यू शून्य कैसे हुआ वो चेक कर लेते हैं। ये P फास्फोरस और ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, 3 क्लोरीन तो ऐसे अरेंज हो गए। ये ठीक उस प्रकार है जिस प्रकार से आपके जो छतपंखा होता है ना, छतपंखे पे लगी हुई पंखुड़ियां, पंखुड़ियां कौन सी? छतपंखे वाली, वो नहीं, ये पंखुड़ियां ये गुलाब की सी, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं पंखुड़ियां कौन सी? छतपंखे वाली। वो देखो 120 डिग्री के एंगल पे होती है। कितने एंगल पे होती है? 120 डिग्री के एंगल पे होती है, 120 डिग्री के एंगल पे होती है। अब सोचो हमारे पास में अब भी 2 एटम और बच रहे हैं, 2 क्लोरीन और बच रहे हैं। अब अगर मैंने ऐसे किया कि उन दोनों क्लोरीन को इसके बीच में फंसा दिया, तब तो भाई साहब यहाँ बॉन्ड एंगल 120 का आधा, 120 का आधा तो 60 प्राप्त हो रहा है। क्या हमारे पास में कोई और ऑप्शन भी है कि वो बॉन्ड एंगल 60 से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए? है एक ऑप्शन, देखो मैं चौक रखता हूं। जैसे मान लो ऐसे वो तीनों पंखुड़ियां थी, ये बॉन्ड एंगल 120, ये बॉन्ड एंगल 120 और ये बॉन्ड एंगल भी कितना? 120। ऐसे मान लो वो फैन है। अब अगर एक एटम नीचे लग जाए और एक एटम ऊपर लग जाए तो यहाँ एंगल कितना मिल रहा है? 90। यहाँ एंगल चेक करो कितना मिल रहा है? 90। तो यहाँ क्या होगा? 2 क्लोरीन है वो 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। अब ये 3 डायमेंशनल चीजें जो बोर्ड पे दिखाई नहीं जा पा रही है, ठीक है। और इतनी भाई साहब अभी मेरे गरीब आदमी के पास में औकात नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊं, वहां तो सब कुछ मैं दिखा देता। अब देखो हमें करना क्या है, वो कल्पना करनी है। एक क्लोरीन ये ऊपर और एक क्लोरीन ये नीचे। अब देखो इन तीनों का म्यू तो अभी हम 0 करके आए थे ना, इन तीनों का म्यू तो, इन तीनों का म्यू, इसको केवल इतने को देखो, इतने को देखूं तो ये भी 3 प्रकार का यौगिक हो जाता है। इनका म्यू तो अभी हम 0 करके आए थे। और वो देखो उस पंखे के एक ऊपर और एक नीचे है, और एक क्लोरीन ऐसे और दूसरा क्लोरीन ऐसे, तो म्यू की दिशा भी दोनों की अलग हो जाएगी। रीजन देखो, इस म्यू का डायरेक्शन ये, इस म्यू का डायरेक्शन ये, तो ये अगर राइट की ओर जा रहा है तो ये किधर आ रहा है? लेफ्ट की ओर। म्यू है इक्वल, क्योंकि इधर भी क्लोरीन है और इधर भी कौन है? क्लोरीन है। म्यू है इक्वल, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? म्यू 0 हो रहा है, ठीक है, म्यू 0 हो रहा है, और ये म्यू वैसे भी 0 हो रहा है। इन म्यू का डायरेक्शन कौन सा है? ये लो। तो AB5 प्रकार के कंपाउंड भी लोन पेयर नहीं होने पर किस प्रकार के हो जाते हैं? सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर नहीं होने की स्थिति में किस प्रकार के हो जाते हैं? नॉन पोलर हो ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं AB6 प्रकार के कंपाउंड। लास्ट, बस हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारो। लास्ट, केमिस्ट्री से आप जितना ज्यादा डरोगे ये उतना ज्यादा आपको डराएगी। तो डरना तो है ही नहीं ना। AB6 प्रकार के यौगिक देखो, SF6, अगर सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर नहीं होता है तो ये कंपाउंड भी कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। और कंपाउंड सिमेट्रिकल होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। इसमें 6 फ्लोरीन ऐसे लगे हुए हैं, यूं। और कोई कहेगा ऐसे कैसे, बताऊंगा, ठीक है। ये म्यू का डायरेक्शन ये म्यू का डायरेक्शन ये,
ये म्यू का डायरेक्शन भाई साहब ये, और इस म्यू का डायरेक्शन ये, इस म्यू का डायरेक्शन ये, और इस म्यू का डायरेक्शन ये। देखो इधर सल्फर और फ्लोरीन के बीच में म्यू उत्पन्न हो रहा है, उधर सल्फर और फ्लोरीन के बीच में हो रहा है, तो जितना म्यू ये उतना म्यू ये, तो इस म्यू से ये म्यू कैंसिल, इस म्यू से ये म्यू कैंसिल, और इस म्यू से ये म्यू कैंसिल। म्यू नेट कितना आया, म्यू नेट कितना आया 0। तो कंपाउंड कैसा हो गया है, नॉन पोलर हो गया है। कंपाउंड कैसा हो गया है, नॉन पोलर हो गया है। ठीक है, तो ये हुए AB6 प्रकार के यौगिक। अब उतार दो। उतार लिया। चलो अब चेक करते हैं कि कुछ अपवाद, या तो एक काम करते हैं, इन अपवादों के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देते हैं, या यहीं बात कर ले, यहीं पे बात कर लेते। चलो कुछ ऐसे कंपाउंड भी प्रकृति में है जिनका लोन पेयर होते हुए भी वो नॉन पोलर होते हैं, और कुछ ऐसे कंपाउंड भी प्रकृति में है जिनके पास लोन पेयर नहीं है फिर भी वो, पहले तो वो कंपाउंड देखते हैं। ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके पास में लोन पेयर होते हुए भी वो नॉन पोलर हो जाते हैं, लोन पेयर होते हुए भी वो नॉन पोलर हो जाते हैं। तो विशेष कंडीशन, वे यौगिक जिनके पास LP होते हुए भी अध्रुवीय हो, उन कंपाउंडों की बात करते हैं पहले। जैसे देखो XeF4 जिनोन टेट्राफ्लोराइड। अब जिनोन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने भाई साहब, 8। बंद कितने से बना लिया, 4 से। बच्चे कितने, 4। 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ये बैठा और एक लोन पेयर ये बैठा। तो है क्या, जिनोन के पास में 2 लोन पेयर है, यूं ऐसे 2 लोन पेयर है, और अब उससे क्या जुड़े हुए हैं, 4 फ्लोरीन। चार क्या जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन। अब चेक करो इस म्यू का डायरेक्शन ये, जिनोन से फ्लोरीन की ओर। अरे फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है ना। इस म्यू का डायरेक्शन ये, इस म्यू का डायरेक्शन ये, और इस म्यू का डायरेक्शन ये हो गया। सोचो ये म्यू इस म्यू से कैंसिल, तो ये म्यू इस म्यू से कैंसिल हुआ, तो ये म्यू कितना हुआ, 0। ये म्यू इस म्यू से कैंसिल, तो 0। और देखो एटम और किसके बीच में, एटम और लोन पेयर के बीच में म्यू का डायरेक्शन ये, और दोनों ही एटम और लोन पेयर का है, तो ये दोनों म्यू भी इक्वल हुए। सब म्यू देखो, ये म्यू इससे कैंसिल हो गया, ये म्यू इससे कैंसिल हो गया, ये म्यू इससे कैंसिल हो गया। टोटल म्यू कितना आया भाई साहब, म्यू नेट इज इक्वल टू कितना आया, 0। म्यू नेट इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे दोस्तों, 0 आ गए। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, लोन पेयर होने के बावजूद भी क्या हो गया है, लोन पेयर होने के बावजूद भी क्या हो गया है, नॉन पोलर हो गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का, XeF2। इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, XeF2। तो देखो अब XeF2 कैसे, XeF2, XeF2। अब XeF2 में क्या होता है, ये जीनोन 3 लोन पेयर है उसके पास, और 2 फ्लोरीन जुड़े हुए। अब देखो ये तीनों उस पंखे वाली स्थिति में आ गए, 2 फ्लोरीन एक ऊपर और एक कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का तो 0 होता ही है ना, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। अब देखो ये तो वही 3 हो गए ना, AB3 टाइप के कंपाउंड की तरह, तो इनका म्यू तो कितना हो गया है, 0 हो ही गया है, करके बताया हुआ अच्छे से। और अब इस म्यू का डायरेक्शन ये, इस म्यू का डायरेक्शन ये, तो ये म्यू भी कितना हो गया है, 0 हो गया है, क्योंकि दोनों सिमिलर एटम है, फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो म्यू यहाँ भी कितना हो गया है, 0 हो गया है। ये म्यू भी 0, ये म्यू भी 0, तो कंपाउंड कैसा हो गया है, नॉन पोलर हो गया।
कंपाउंड कैसा हो गया है, नॉन पोलर हो गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पोलर कंपाउंडों की, कुछ महत्वपूर्ण पोलर कंपाउंडों की, और उनमें थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है उनमें देखते हैं एक OF2। लास्ट टॉपिक दिल थाम के बैठ जाओ, OF2। मैंने कहा था म्यू में उस हद तक जाएंगे जहां तक जानना चाहिए। OF2 स्ट्रक्चर बनाओ OF2 की। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, 6 में से काम पे कितने लगा दिए, 2, बचे कितने, 4, 2 लोन पेयर है इसके पास। OF2 के पास में 2 लोन पेयर है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। खरगोश का कान रे, देखो ये खरगोश के कान की तरह है। चलो ये क्यों होता है ऐसे, इसने मॉलिक्यूल में एटम ऐसे अरेंज कैसे हो गए, ये बताया था अभी कि VSEPR में देखेंगे। ये कहाँ देखेंगे, VSEPR में ये चीज देखी जाएगी। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सर भाग भाग के क्या देख रहे हैं। भाई साहब मैं टाइम देख रहा हूं कि बच्चों के लिए टॉपिक बड़ा तो नहीं हो रहा है ना, बच्चों के लिए टॉपिक बड़ा तो नहीं हो रहा है। बस आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो अपलोड होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको मेरे टॉपिक समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं तो मैं टॉपिक डालना बंद कर दूं, अगर नहीं तो मैं टॉपिक डालना बंद ही कर देता हूं। चलो इधर देखो, इस म्यू का डायरेक्शन बताओ। ये फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी होती है भाई साहब, फ्लोरीन की। ये पीछे करवाया हुआ है ना, तो ये म्यू का डायरेक्शन, चलो जी म्यू, और ये म्यू का डायरेक्शन ये हो गया। अब सुनो, इस म्यू का डायरेक्शन ये, और इस म्यू का डायरेक्शन परमाणु से लोन पेयर की हो रही है। अब देखो कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा है कि सर ये म्यू और ये म्यू कैंसिल हो जाना चाहिए, और ये म्यू और ये म्यू भी क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है भाई साहब, आप यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ। ये म्यू किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कारण। तो ये म्यू किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, लोन पेयर और ऑक्सीजन के कारण। कैसे लोन पेयर और ऑक्सीजन वाला म्यू कैसे बराबर हो सकता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन वाले के लिए, कि नहीं हो सकता है। तो इन दोनों का ये एंटी होने के बाद भी बराबर तो नहीं हो सकते, बराबर नहीं है तो कुछ ना कुछ मान बचेगा। तो ये यहाँ वाला म्यू नॉट इक्वल टू 0, म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ भी देखो वही कंडीशन है। तो ये म्यू भी क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। तो म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंपाउंड है OF2 कंपाउंड कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। देखो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। देखो पूछेगा क्या, वो बातें करेंगे आगे, पूछेगा क्या आपसे। चलो 2-3 एग्जांपल एक साथ करवाते हैं। जैसे अब हम लिख दें H2O। देखो ये Ab2 टाइप का यौगिक था, लेकिन लोन पेयर है, लोन पेयर होने के कारण ये क्या हो गया है, ध्रुवीय हो गया। चलो H2O, H2O की अगर हम संरचना की बात करें तो ये ऑक्सीजन उसका सेंट्रल एटम, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और वही 2 लोन पेयर इसके पास, ये लो। अब देखो इस म्यू का डायरेक्शन ये, इस म्यू का डायरेक्शन ये, और इस म्यू का डायरेक्शन ये, और इस म्यू का डायरेक्शन ये। कारण क्योंकि देखो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो खींच रहा है। अब देखो म्यू कैसे निकले, एक म्यू यूं आ रहा है और पीछे पीछे म्यू हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन को छोटा बनाया ना, मैं तेरे आगे आगे चलूं तू मेरे पीछे पीछे चल, ठीक है। तो इन दोनों म्यू का मान 0 हो सकता है क्या, नहीं, दोनों म्यू का डायरेक्शन एक ही दिशा में आ गए, एक ही दिशा में आ गए हैं। तो ये म्यू आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये आपस दोनों में आपस में जुड़ेंगे। यहाँ वाला म्यू इस म्यू में ऐड होगा, ये दोनों म्यू ऐड होंगे, तो म्यू 0 होने का सवाल ही नहीं है, म्यू नेट 0 होने का सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 इन दोनों का। सेम स्थिति यहाँ है, तो इनका भी म्यू नेट कितना नहीं हो सकता, 0, नॉट इक्वल टू 0। चलो यहां तक कोई बात नहीं। अब यहां फंसाएगा कंपटीशन में, यहां फंसाएगा कंपटीशन में।
आपसे पूछेगा बताइए भाई साहब H2O और OF2 में से कौन अधिक पोलर है। H2O और OF2 दोनों बहुत ज्यादा दोनों ही पोलर है, लेकिन इन दोनों में से कौन अधिक पोलर है, यही तो बात थी ना। इसी के लिए तो इतनी मेहनत की है ना कि OF2 और H2O में से कौन अधिक पोलर होगा, इन दोनों में से कौन अधिक पोलर होगा। माइंड यूज करो, दिमाग लगाओ। म्यू जिसका ज्यादा आ रहा है वो ज्यादा पोलर हो रहा है, म्यू जिसका ज्यादा आ रहा है। देखो इसमें क्या हुआ था, इस म्यू से ये म्यू थोड़ा कैंसिल हो रहा था और ये फ्लोरीन वाला म्यू इस हाइड्रोजन वाले से कैंसिल हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, देखो दोनों म्यू आपस में जुड़ रहे हैं, ये म्यू इसमें जुड़ रहा है और ये म्यू इसमें जुड़ रहा है। वहां थोड़ा कैंसिल हो रहा है, यहाँ म्यू जुड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है H2O मोर पोलर। जबकि लग क्या रहा था OF2 पोलर। बच्चे कहेंगे सर OF2 पोलर है अधिक, OF2 को आप ज्यादा बताओगे, H2O को आप क्या बताओगे, कम बताओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। H2O ज्यादा पोलर है और OF2 कम पोलर है। कारण ये रहा, क्योंकि वो म्यू आपस में कैंसिल हो रहे हैं थोड़े थोड़े और ये पूर्णतया म्यू आपस में जुड़ रहे हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखा जाए तो ये कंपाउंड ज्यादा पोलर लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। चलो एक और कंपाउंड लेते हैं NH3, यहां ले लेते हैं। मैंने कहा था कि हम हर आखिरी हद तक जाएंगे। अब NH3 में क्या होता है, ये रहा N, अब इसके पास बेचारे के पास एक लोन पेयर और ये तीनों H। तो देखो इस म्यू का डायरेक्शन ये, इस म्यू का डायरेक्शन ये, इस म्यू का डायरेक्शन ये और इस म्यू का डायरेक्शन ये। चेक करो तीनों म्यू एक ही दिशा में आ गए, तीनों म्यू ऊपर ही जा रहे हैं। तो म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0। तो कंपाउंड कैसा हो गया है, पोलर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं ऐसे बोल दूं NH3 और NF3 में से कौन ज्यादा पोलर, NH3 और NF3 में से कौन ज्यादा पोलर, NH3 और NF3 में से। H2O वाले को उतार लिया तो मैं मिटा देता हूं। NH3 और NF3 में से कौन ज्यादा पोलर, NH3 और नोट करो NF3 में से कौन ज्यादा पोलर, NH3 और NF3 में से कौन ज्यादा पोलर। दिमाग लगाना, इस म्यू का डायरेक्शन ही है, इस म्यू का डायरेक्शन। देखो ऑक्सीजन उस नाइट्रोजन की तुलना में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये डायरेक्शन इस म्यू का, ये डायरेक्शन इस म्यू का, ये डायरेक्शन। देखो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें 3 म्यू नीचे आ रहे हैं, 1 म्यू ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाला म्यू नीचे वाले तीनों मानों में से कुछ मान को कैंसिल कर रहा है। और इसमें चेक करो, इसमें चारों के चारों म्यू एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो म्यू टोटल उसका ज्यादा आ रहा है, म्यू नेट इसका ज्यादा आ रहा है, म्यू नेट इसका ज्यादा आ रहा है। तो NF3 और NH3 में से कौन ज्यादा पोलर हुआ, कौन ज्यादा पोलर हुआ, कौन ज्यादा पोलर हुआ, कौन हुआ, NH3 ज्यादा पोलर हो गया और NF3 क्या रह गया, कम। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं, PS3 और NH3 में से कौन ज्यादा पोलर, दिमाग लगो। PS3 और NH3 में से कौन ज्यादा पोलर, दिमाग लगाओ। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाया। चलो इधर देखो, NH3 और NF3 में से कौन ज्यादा पोलर, निकाल लेते, अभी निकाल लेते। अरे म्यू कौन सी बला है, म्यू कौन सी बला है जो हम नहीं निकाल पा रहे हैं, हम मतलब आप नहीं निकाल पा रहे हो। ये फास्फोरस, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कुछ हाइड्रोजन, और ये इसका लोन पेयर। अब निकाल दो, अब निकाल दो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, हमारा जीव की जड़ी, अब निकाल दो, अब निकाल दो, म्यू का डायरेक्शन निकालो, अब निकाल लो। देखो हाइड्रोजन से तो म्यू ज्यादा ही होगा, किसका, निकाल लो, निकाल लो, हाइड्रोजन से तो म्यू ज्यादा ही होगा नाइट्रोजन का, निकालो देखिए। निकालो, निकाल लिया भाई साहब, ये कहाँ कहानी फंस गई, देखो निकाल लिया होगा। इस म्यू का डायरेक्शन ये, इस म्यू का डायरेक्शन ये, इस म्यू का डायरेक्शन ये और इस म्यू का डायरेक्शन ये कहानी कहाँ आके फंस गई।
हाँ ये तो जाहिर सी बात है ना, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा ही होती है। इस म्यू का डायरेक्शन ये, इस म्यू का डायरेक्शन ये, कुछ चलो चलो सभी म्यू देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं, सभी म्यू, इसमें भी म्यू आपस में जुड़ रहे हैं, इसमें भी म्यू आपस में जुड़ रहे हैं। तो दिमाग दुनिया की सबसे कुत्ती चीज होती है। दिमाग, माइंड हमेशा झूठ बोलता है, माइंड हमेशा झूठ बोलता है, सच को सच नहीं बताता है। लग ये रहा है दोनों इक्वल है, लग ये रहा है दोनों इक्वल है, बट नॉट इक्वल। दोनों इक्वल होते तो मैं क्वेश्चन ही क्यों पूछता, नॉट इक्वल। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इन दोनों सेंट्रल एटम में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हुई उसका म्यू ज्यादा होगा, क्योंकि वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। देखो इन दोनों सेंट्रल एटम में से पी और एन में से जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी, नाइट्रोजन की। तो भाई साहब उसका म्यू टोटल ज्यादा आएगा, इसका म्यू टोटल कम रहेगा। इसका म्यू नेट है उससे ज्यादा होगा, म्यू नेट किसका, नाइट्रोजन वाला। रीजन बताता हूं, देखो यहां से हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींच रहा है, लेकिन इस फास्फोरस की तुलना में ज्यादा खींच रहा है, इसलिए यहाँ म्यू ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, और यहाँ भी म्यू ज्यादा, और यहाँ म्यू क्या हो रहा है, कम उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इसमें इतनी पावर नहीं है जितनी नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन खींचने की होती है। यही कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होने के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होने के कारण ये म्यू है वो ज्यादा बच गया और ये म्यू कम। तो बताओ कौन ज्यादा, तो NH3 आर मोर पोलर, NH3 आर मोर पोलर एज कंपेयर टू PH3। और ये म्यू का टॉपिक कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप कि सभी मेरे प्यारे प्यारे मित्रों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब म्यू का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, म्यू का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब भी अगर आपको जरूरत है कि सर म्यू को ज्ञात करने के लिए सीधी ट्रिक बता दो, 5 मिनट में वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा 5 मिनट का वीडियो भी। बस आपको डीप लेके गया हूं कि समुद्र की गहराइयों में जाओ ताकि नॉलेज बढ़े। केमिस्ट्री से डरो मत। इट्स ओके, लॉट ऑफ थैंक्स माय ऑल ऑफ डियर।